माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी सभागार में पधार चुके हैं। कृपया आप सभी से विनम्र आग्रह कि करतल ध्वनि से आप श्री का स्वागत करें। संचार माध्यम जो IIMC की एक, मैं कह सकता हूं कि प्रतिष्ठित शोध पत्रिका है, जिसका एक वर्ष में 4 अंक प्रकाशित होते हैं, इसका एक विशेषांक इस 200 वर्ष की यात्रा का एक सिंहावलोकन करते हुए, आपने सुना होगा, एक विहंगावलोकन होता है, एक सिंहावलोकन होता है, एक पुनरावलोकन होता है। तो ये एक प्रकार से सिंहावलोकन है। सिंह जब चलता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है दोनों तरफ और पीछे का पूरा जायजा लेकर फिर आगे की वो तैयारी करता है। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो जिस पर हमें आदरणीय श्री हरिवंश जी का मार्गदर्शन मिलने वाला है, वो पंक्ति है, हिंदुस्तानियों के हित के हित, यानी जो भारतीय हैं उनका हित सर्वोपरि। ये पत्रकारिता की, हम भारत में इसे आदि प्रतिज्ञा मानते हैं। ये, या हम आप कह सकते हैं कि ये पत्रकारिता का ध्येय बिंदु है, प्रस्थान बिंदु है। तो वो लक्ष्य हमारे सामने है। 1826 में वो लक्ष्य हमारे सामने था, वो आदि प्रतिज्ञा थी। अब अतीत का जब हम सिंहावलोकन करते हैं या पुनरावलोकन करते हैं तो अतीत हमें प्रेरणा देता है, जो गलतियां हो गई उनसे सबक सीखने का अवसर देता है। और उसका एक अवलोकन करने के बाद जब हम अपने भविष्य की एक राह निर्धारित करते हैं तो प्रश्न ये होता है कि भविष्य की राह कौन सी। सबके अपने अपने लक्ष्य होंगे, लेकिन एक सामूहिक लक्ष्य तो होगा। वो सामूहिक लक्ष्य है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको वो लक्ष्य दिया है कि वर्ष 2047 तक हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो आज संचार माध्यम के इस अंक का विमोचन हो रहा है और इस 200 वर्ष की यात्रा, यानी हिंदी पत्रकारिता की इस 200 वर्ष की यात्रा और जो हमारी पत्रकारिता की आदि प्रतिज्ञा है, हिंदुस्तानियों के हित के हित, इसके संदर्भ में विकसित भारत 2047 की हमारी राह कैसी होनी चाहिए, कैसे हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें, इसके लिए हमने राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी से अनुरोध किया था। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर इस कार्यक्रम में एक विशेष व्याख्यान देने का हमारा अनुरोध स्वीकार किया है। सर, मैं IIMC की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं। एक शोध दृष्टि वाले सब यहाँ गैदरिंग है, तो इसलिए हमने ये तय किया है कि कुछ विशेष विद्यार्थियों के साथ अगर ये संवाद होगा तो सबको कुछ पाथेय प्राप्त होगा और आगे सबको लिखने पढ़ने की एक दृष्टि प्रदान मिल सकेगी। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध कर रहा हूं VC IIMC डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी से कि वो स्वागत भाषण से कार्यक्रम की शुरुआत करें। धन्यवाद प्रमोद जी। राज्यसभा के माननीय उपसभापति आदरणीय श्री हरिवंश जी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर के निराला, IIMC के कुल सचिव श्री L मधुनाग, संचार माध्यम के संपादक प्रोफेसर प्रमोद कुमार, इस सभागार में उपस्थित IIMC के सभी फैकल्टी संकाय सदस्य, भारतीय सूचना सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी, हमारे PhD शोधार्थी, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी और संस्थान के सभी अधिकारी। हिंदी पत्रकारिता की 200 वर्षों की यात्रा पर केंद्रित संचार माध्यम के इस संग्रहणीय कलेक्टर्स आइटम, जिसको बोल सकते हैं संग्रहणीय विशेषांक के विमोचन कार्यक्रम में मैं आप सबका IIMC से परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। विशेष रूप से माननीय हरिवंश जी का, जिन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। मुझे ये कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि श्री हरिवंश जी से मेरा परिचय प्रभात खबर के समय से रहा है। मुझे अपने आकाशवाणी के महानिदेशक के कार्यकाल में आप द्वारा दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल लेक्चर अभी भी पूरी तरह से स्मरण है। आज इस अवसर पर आप यहाँ आए हैं तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि IIMC को अभी हाल ही में कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन द्वारा उत्कृष्ट यानी 3 स्टार ग्रेडिंग प्रदान की गई है। ये IIMC
के लिए गौरव का क्षण है। इस मौके पर मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि संचार माध्यम भारतीय जनसंचार संस्थान की संचार, मीडिया, पत्रकारिता और उससे संबंधित मुद्दों पर केंद्रित अग्रणी समकक्ष समीक्षित यानी पीयर रिव्यूड मैगजीन शोध पत्रिका है। इसका प्रकाशन 1980 में प्रारंभ हुआ और आज ये हिंदी भाषा में संचार, मीडिया और पत्रकारिता से संबंधित विषयों पर विभिन्न प्रकार के विचारों, टिप्पणियों, पुस्तक समीक्षा और मौलिक शोध पत्रों के प्रकाशन का प्रतिष्ठित मंच है। अकादमिक शोध के उच्चतर मूल्यों का पालन करते हुए संचार माध्यम में प्रकाशन से पूर्व सभी शोध पत्रों की बहुस्तरीय निष्पक्ष समीक्षा यानी ब्लाइंड पीयर रिव्यू कराया जाता है। आईएमसी के प्रकाशन विभाग द्वारा इसका प्रकाशन त्रैमासिक क्वार्टरली रूप से किया जाता है। संचार माध्यम के इस विशेषांक में जो आप द्वारा विमोचित किया जाएगा उसमें कुल 32 शोध आलेख हैं, जिनमें हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों की यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर अकादमिक एवं पत्रकारिता जगत के दिग्गज लेखकों द्वारा ये लेख लिखे गए हैं। इसमें उद्दंड मार्तंड की उद्भव यात्रा के बारे में पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर जी से चर्चा की है, तो हिंदी पत्रकारिता की 200 वर्षों की यात्रा का पुनरावलोकन वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय जी ने भी किया है, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय पत्रकारिता में संपादक संस्था के विकास की जानकारी वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक श्री अच्युतानंद मिश्र जी ने दी है। हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से हुए राष्ट्रीय जागरण पर चर्चा वरिष्ठ पत्रकार एवं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर के पूर्व कुलगुरु प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा ने की है। इस अंक में हिंदी पत्रकारिता के मूर्धन्य पत्रकारों के योगदान पर चर्चा करते हुए 200 वर्ष की इस यात्रा में आकाशवाणी, दूरदर्शन और भारत सरकार के प्रकाशन विभाग के योगदान पर भी चर्चा की गई है। हिंदीतर भाषी क्षेत्रों की हिंदी पत्रकारिता पर बहुत शोधपरक आलेख इस अंक में है, जो खास तौर से दक्षिण भारत में हो रही हिंदी पत्रकारिता के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। पूर्वोत्तर भारत की हिंदी पत्रकारिता का विवरण भी शामिल किया गया है। साथ ही हिंदी पत्रकारिता की विश्व यात्रा पर आलेख जो है हिंदी की विज्ञान पत्रकारिता और कल्याण जैसी जो आध्यात्मिक पत्रकारिता बहुत लोकप्रिय रही है, उस पर भी विशेष आलेख शामिल किया गया है। विश्व भर में जो तकनीकी विकास हुआ है, जिससे पत्रकारिता जगत भी अछूता नहीं है, उसमें तकनीकी विकास को समेटे हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की यात्रा का विवरण देते हुए भी एक आलेख शामिल किया गया है। और साथ ही संवाद समितियां, न्यूज एजेंसीज पर भी एक आर्टिकल इसमें जिक्र है। इस आर्टिकल में संचार माध्यम के इस अंक में हिंदी पत्रकारिता के हमारे पूर्वज संपादकों के कुल कालजयी लेख भी धरोहर के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जिसे यंग पत्रकार पढ़ेंगे तो उनको भी उनसे प्रेरणा मिलेगी और सीखने का अवसर मिलेगा। ऐसे पूर्वज संपादकों में पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी, बाबूराव विष्णु पराडकर, माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, इंद्र विद्या वाचस्पति, रघुवीर सहाय, राजेंद्र माथुर, गणेश मंत्री आदि के आलेख हैं। इस अंक में श्री विजयदत्त श्रीधर द्वारा लिखित पुस्तक समग्र भारतीय पत्रकारिता की विस्तृत समीक्षा भी प्रकाशित की गई है। संचार माध्यम जहां पत्रकारिता की उभरती हुई नवीन प्रवृत्तियों पर नजर रखता है, वहीं भारतीय ज्ञान परंपरा में से कुछ बिखरे हुए मोतियों को संकलित कर उन्हें आधुनिक प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने में भी पीछे नहीं रहता है। इसके लिए मैं संचार माध्यम की पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा सौभाग्य है आज की इस अंक का विमोचन वरिष्ठ हिंदी पत्रकार एवं राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी द्वारा और सूचना प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर के निराला के कार्यक्रमों से हो रहा है। आपका यह प्रोत्साहन हमें नवीन ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रेरित करेगा। आपने कार्यक्रम के लिए जो समय निकाला, उसके लिए मैं भारतीय जनसंचार संस्थान की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमें भविष्य में इसी प्रकार मिलती रहेंगी। एक बार पुनः धन्यवाद एवं आभार। धन्यवाद मैम। अब वो घड़ी जिसकी हम सबको प्रतीक्षा है, संचार माध्यम के विशेषांक का लोकार्पण, उसके बाद हम आदरणीय श्री हरिवंश जी को सुनेंगे। मैं अनुरोध कर रहा हूं सभी मंचस्थ अतिथियों से और साथ ही आईएमसी पब्लिकेशन डिपार्टमेंट के हेड पवन कोंडल जी से
कि वो मंच पर आए और विशेषांक का लोकार्पण। धन्यवाद। और अब जो आज उसके लिए आदरणीय श्री हरिवंशी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। वैसे उनका परिचय कराने का साहस मुझ में नहीं है। अभी प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में जो 3 मिनट की क्लिप है उसके बाद मुझे लगता नहीं कुछ कहने की आवश्यकता है, लेकिन 2-3 बिंदु हमारे शोधार्थी नए विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं। आदरणीय हरिवंश जी ने धर्मयुग से पत्रकारिता आरंभ की थी और प्रभात खबर के आप संपादक रहे हैं। संपादक रहना सिर्फ पर्याप्त नहीं है, मुझे आदरणीय हरिवंशी के सानिध्य में बैठने का अवसर मिला है। आज भी अखबार कहते हैं कि रीडरशिप घट रही है, लेकिन आज भी रीडरशिप कैसे बढ़ सकती है, जनता के मुद्दों को कैसे पत्रकारिता इग्नोर करती है, कैसे उन्हें हाईलाइट करके पत्रकारिता, किसी भी भाषा की पत्रकारिता है, फिर से अपनी रीडरशिप को रिगेन कर सकती है। ऐसे बहुत सारे नवीन विचार सर के साथ मैंने समझने की कोशिश की है। मैं बीच में कुछ भी इधर उधर की बात करते, आप जब आदरणीय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, आप उनके मीडिया सलाहकार भी थे। बहुत लंबी यात्रा है, बहुत पुस्तकें हैं, बाहर हमने एक स्टैंडी भी लगाई है सर की पुस्तकों का कुछ विवरण देते हुए। मैं बिना समय गंवाए सर से सादर अनुरोध करता हूं कि आज का जो हमारा विषय है, हिंदी पत्रकारिता की आदि प्रतिज्ञा, हिंदुस्तानियों के हित के हेत और विकसित भारत 2047 का संकल्प, इस विषय पर व्याख्यान के लिए मैं आदरणीय हरिवंश जी से सादर अनुरोध करता हूं। इस सभागार में उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ की सम्माननीय कुलपति डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी, जिन्हें बहुत पहले से मैं जानने का मुझे सुअवसर मिला है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर के निराला जी, कुल सचिव श्री एल मधु नाग जी, डॉक्टर प्रमोद कुमार दी, अध्यक्ष रणनीतिक संचार विभाग, सभी सम्मानित प्राध्यापकगण, आईएमसी के शोध छात्र, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित अन्य सभी सज्जनों, मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा आईएमसी को इस अंक के प्रकाशन के लिए, प्रमोद जी को, उनकी टीम को। और बहुत विस्तार से डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल जी ने बताया कि इसमें कंटेंट क्या है। ये एक यादगार अंक है। रेडियो, दूरदर्शन, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, वैज्ञानिक जागरूकता में हिंदी पत्रकारिता के अलग अलग पहलुओं से लेकर आर्य समाज व हिंदी पत्रकारिता, सिनेमा व हिंदी पत्रकारिता, आपातकाल व हिंदी पत्रकारिता, संवाद समितियों का योगदान, भारत सरकार के प्रकाशन विभाग का अद्भुत योगदान, साहित्यिक पत्रकारिता का योगदान, प्लस धरोहर खंड जो आपने उल्लेख किया। उनमें से एक सज्जन जिनका लेख है उसमें श्री गणेश मंत्री, इस देश के बड़े जाने माने पत्रकार होते थे। धर्मयुग जिन दिनों में 6-7 लाख प्रतियां प्रति सप्ताह बिकता था, वो वहां के बहुत बड़े पत्रकार थे। उनके साथ मुझे काम करने का सुयोग मिला। उन पर अलग से पुस्तक भी मैंने लिखी। वो मेरे एक तरह से मेंटर थे। और डॉक्टर धर्मवीर भारती, द ग्रेट लीजेंड, वो हमारे संपादक होते थे। बहुत अच्छी पत्रिका निकली है। पूरा मैं इस संग्रहणीय प्रकाशन के लिए आईएमसी को, डॉक्टर प्रज्ञा जी को, आपका भी लेख बहुत सुंदर है, मैंने देखा और सबका एक निगाह मैंने डाली, मैं बधाई देना चाहता हूं। पर इतिहास का मर्म क्या है कि अतीत का स्मरण हम क्यों करें, इस पत्रिका का उपयोग क्या है। 30 मई को 200 वर्ष पूरे होने वाले हैं हिंदी पत्रकारिता के, उदंत मार्तंड के प्रकाशन के। क्या उसकी उपयोगिता है, क्यों हमें याद करना चाहिए आज?
तो इतिहासकार कहते हैं, बड़े इतिहासकार कहते हैं, उसका निचोड़ यह है कि जो अतीत से नहीं सीखते उनका भविष्य नहीं होता। एक पंक्ति में अगर कहें, अतीत से जो कुछ भी आप सबक पाते हैं, दृष्टि पाते हैं, सीख पाते हैं, उससे अपना भविष्य आप संवार सकते हैं। यही अतीत का लेसन है। अब उदंत मार्तंड का मकसद क्या था और क्यों युगल किशोर जी ने इस की शुरुआत की? आपने अपने इसी पत्रिका में उल्लेख किया है कि जो अखबार का मस्टहेड होता है, उदंत मार्तंड का मस्टहेड अगर देखिएगा तो उसके नीचे एक संस्कृत का श्लोक छपा करता था, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसका हिंदी में अर्थ था कि सूर्य के प्रकाश के बिना जिस तरह अंधेरा नहीं मिटता, उसी तरह समाचार सेवा के बिना आगे जन जानकार नहीं बन सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, आगे जन जानकार नहीं बन सकते। यानी जो सामान्य लोग विधि व्यवस्था, गवर्नेंस, समाज और इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते, उनको आप एडुकेट नहीं कर सकते, उनको जागरूक नहीं बना सकते अगर ये सेवा न हो तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है और हमें याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तानियों के हित के हेत, यानी हिंदुस्तानियों के हित के लिए, उनके कारण, हेत यानी कारण, किस कारण इसका प्रकाशन हो रहा है, तो उसके नीचे उनका स्लोगन, जो आज बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट कंपनियां भी होती हैं, वो अपना मोटो बताती हैं, अपना लक्ष्य बताती हैं। तो लक्ष्य क्या था? जैसे सूर्य के प्रकाश के बिना अंधेरा नहीं छंटता, उसी तरह इंफॉर्मेशन के बगैर, आज 21वीं सदी में कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन इज पावर। अगर आपके पास सूचना नहीं है तो आप विवेकशील, बेहतर अपने बारे में ही निर्णय नहीं ले सकते, समाज और देश का तो प्रश्न बाद में आता है। इसलिए सामान्य लोगों को नॉलेज से इंपावर करने, इंफॉर्मेशन से इंपावर करने के लिए हम यह काम कर रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तानियों के हित में हम इसका प्रकाशन कर रहे हैं। वो कहते हैं आगे, इसलिए मैं यह समाचार पत्र प्रकाशन रूपी प्रयत्न कर रहा हूं। यानी मेरे प्रकाशन का मकसद यह है कि हम लोगों को इंफॉर्म करें, एडुकेट करें। जब पत्रकारिता में हम सब आए 80 के दशक में, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक ट्रेनी जर्नलिस्ट स्कीम चलता था, उसमें हमें अवसर मिला। बहुत कम उम्र में, लगभग 20-21 वर्ष में मैं बंबई टाइम्स ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गया था और वहां धर्मिक में काम करने का मौका मिला। तो खुशवंत सिंह उन दिनों इलस्ट्रेटेड वीकली के संपादक होते थे, वो हमारे पहले रिसोर्स पर्सन थे। तो उन्होंने कहा कि भाई पत्रकार होने का अर्थ है, बोलता पत्रकारिता का मकसद है टू एडुकेट, टू इन्फॉर्म, टू एंटरटेन। ये तीन मुख्य तत्व तो आज तक भी प्रमोद जी पढ़ाते होंगे, आप लोग बताते होंगे। हमें लोगों को, पाठकों को अपने उस प्लेटफॉर्म से, यानी अखबार से, पत्रकारिता से, या जिसमें भी है, रेडियो से, टेलीविजन से, या जहां भी है, आज सोशल मीडिया से, तो लोगों को एडुकेट करना है, इन्फॉर्म करना है और उनको इंटरटेन भी करना है। इंटरटेन करने के तत्व तो आपको इस उदंत मार्तंड में भी मिलेंगे। पर उसका सबसे गहरा प्रश्न जो मैं समझ पाया, जो आपसे शेयर कर रहा हूं, और मैं आपके बीच अपना विचार शेयर करने आया हूं, कोई बातें और आशा दिखा रहे नहीं प्रमोद जी, उसका सबसे मूल संदेश, सत्व, जो आपकी इस पत्रिका में छपा भी है। उदंत मार्तंड के संपादक युगल किशोर जी कहते हैं, एक 5 सितंबर 1826 के अंक में एक उनका लेख है, विलायती कपड़ा। उसमें टिप्पणी है बहुत महत्वपूर्ण, मैं उसका कोट करता हूं कि इस देश में विलायती कपड़ों की आमदनी किस तरह से साल साल बढ़ती गई, वो नीचे के लिखे ब्यौरे के देखने से ही समझ पड़ेगा। उस वक्त की हिंदी है। 9 साल के आंकड़े देकर वो बताते हैं कि पहले 1.5 लाख का अगर कपड़ा आता था तो आज वो 60 करोड़ रुपए का हो गया। यानी कैलकुलेट 115 वर्ष में, यानी जब से अंग्रेज यहां आए, 40 लाख प्रति सैकड़ा की वृद्धि से, वो अपने ढंग से कैलकुलेट करते हैं। बाद में उत्साह पटनायक से लेकर जितने ग्रेट हिस्टोरियन हुए, या कुछ वर्षों पहले शशि थरूर गए थे, कितना ट्रिलियन भारत का धन गया, उससे यूरोप या ब्रिटेन कैसे संपन्न हुए, इन आंकड़ों को देखिए। ये सवाल वो पहले उठा रहे हैं। आज ये आर्थिक सवाल कितना क्रिटिकल है दुनिया के लिए, उसको उदंत मार्तंड में, उदंत मार्तंड के संपादक ने पहला उल्लेख किया है कि हमें ये लोगों को बताना है। और ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप देश समाज के तो बाद में छोड़ दीजिए, आपके जीवन में खुद कितना इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह समझते हैं। और यही बातें
हिंदी पत्रकारिता में, हमारे देश की अन्य पत्रकारिता, अन्य भाषा की पत्रकारिता में भी ये बड़े पैमाने पर काम हुआ है। मैं तो आग्रह करूंगा कि कोई अगर इस पर शोध नहीं कर रहा हो तो करे कि इकोनॉमिक इश्यूज किस तरह से द डे फर्स्ट से लास्ट तक हमारी देश पत्रकारिता में उठते रहे, और इकोनॉमिक फैक्टर से ही इतिहास बनाते हैं। ये मैं उल्लेख करूंगा आगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा 23 मार्च 74 में उन्होंने लिखा, हम लोग, मैं पुरानी हिंदी पढ़ रहा हूं, लोग हम लोग सर्वांत दासी सत्र स्थल में वर्तमान सर्वद्रष्टा और नित्य सत्य परमेश्वर को साक्षी देकर यह नियम मानते हैं और लिखते हैं कि हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे। फिर भारतेंदु जी आगे कहते हैं, भाइयों अब सम्मत हो जाओ और ताल ठोक के इनके सामने खड़े हो जाओ, देखो भारतवर्ष का धन बाहर जाने न पावे, यह उपाय करो। मैं उनके वर्ड्स कोट कर रहा हूं आपको। इसी तरह एक पत्रकार हुए उन्हीं दिनों सदानंद मिश्र, उन्होंने सार सुधा निधि में लिखा, उस वक्त शायद 1880 में, भारत के दुर्भाग्य को अपना दुर्भाग्य और भारत के सौभाग्य को अपना सौभाग्य समझो, नहीं तो भारत का दुर्भाग्य कभी दूर नहीं होगा। यानी राष्ट्रीयता और आर्थिक रूप से ताकतवर होना, ये दो चीजों का बड़ा स्पष्ट संदेश हमारी पुरानी पत्रकारिता से हमें मिलती है। और 23 वर्ष के जो सबसे होनहार, आदर्श और पत्रकारों की श्रेणी में अत्यंत अग्रणी और पूज्य माने गए गणेश शंकर विद्यार्थी ने वो प्रताप जब निकाला तो उनकी उम्र 23 वर्ष की थी। उसमें उन्होंने संपादकीय में लिखा है, उनको मैं कोट करता हूं पहले अंक में, 23 वर्ष का युवा भारत को उन्नतावस्था तक पहुंचाने के लिए असंख्य उद्योगों, कार्यों और क्रियाओं की आवश्यकता है। उस वक्त इनमें से मुख्यतः राष्ट्रीय एकता, सुव्यवस्थित सार्वजनिक और सर्वांगीण शिक्षा का प्रचार, प्रजा का हित और भला करने वाली सुप्रबंध और सुशासन की शुद्ध नीति का राज्य कार्यों में प्रयोग, सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का निवारण और आत्मावलंबन और आत्मानुशासन में दृढ़ निष्ठा है। फिर आगे वो कहते हैं, प्रजा की सच्ची शिकायतों और तकलीफों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने में हम कभी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। फिर आगे उसी में कहते हैं, इसके साथ ही हम यह भी न चाहेंगे कि गवर्नमेंट की इच्छाओं और मंतव्यों के उल्टे, यानी याद करिए उस वक्त ब्रिटिश शासन है, उसके लिए वो कह रहे हैं, इसके साथ ही हम यह भी न चाहेंगे कि गवर्नमेंट की इच्छाओं और मंतव्यों के उल्टे मनमाने मतलब निकालकर प्रजा को भड़काया और बहकाया जाए। ये गुलाम भारत में पत्रकारिता के वसूल सात्विक मकसद को स्पष्ट करने, नॉट लेस देन ए मैन लाइक गणेश शंकर विद्यार्थी, जिन्हें गांधी जी ने कहा कि अगर मुझे श्रेणी देना हो तो सबसे अगली पंक्ति के व्यक्ति के रूप में मैं उन्हें देखूंगा पत्रकारों में। और बाबू विष्णुराव पराड़कर, उनका तो इतना योगदान है कि अनेक शब्द जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, मुद्रा स्पीच से लेकर राष्ट्रपति, वो शायद इसमें लेख में भी होगा, वो सब उनकी देन है। मूलतः मराठी थे। उन्होंने लिखा उस वक्त जब अंग्रेजों का शासन था, उस शासन को उखाड़ना, हटाना उनका मकसद था। तब लिखा, हमारा लक्ष्य है कि हम अपने देश का गौरव बढ़ाएं और अपने देशवासियों में स्वाभिमान का संचार करें, उन्हें ऐसा बनाएं कि भारतीय होने का उन्हें अभिमान हो, संकोच न हो। इसके आगे भी उन्होंने एक जगह और उल्लेख किया है कि अपुष्ट चीजों को कभी हम छापेंगे नहीं। गांधी जी का तो लंबा इस पर आख्यान है कि किस तरह से एक एक शब्द को हमें छापना चाहिए, उसमें बड़े प्रसंग भी है, पर मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता। पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आर्थिक सवाल कितने महत्वपूर्ण है आज की तारीख में। पर एक पत्रकार हुए जो मूलतः जन्मे तो महाराष्ट्र में थे, मराठी थे, रहे बिहार में, लिखा बंगला में। एक किताब थी उनकी, देशेर कथा, यानी देश की लूट कैसे हुई है, एक रीजनल लैंग्वेज में लिखा गया। अंग्रेजों ने तुरंत उस पर पाबंदी लगाई, यानी किस तरह भारत की संपत्ति लूटी गई। दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी आप जानते हैं, उसका उल्लेख, ये हमारी क्षेत्रीय पत्रकारिता का, चाहे बंगला हो, हिंदी हो, देश की अन्य भाषाओं की पत्रकारिता, उनका सत्य रहा कि आर्थिक ताकत सबसे महत्वपूर्ण है। वो कितनी दूरदृष्टि के लोग थे, उस संदर्भ में हमें आज याद करना चाहिए। बहुत पहले माना जाता है कि आधुनिक इतिहास को बदलने में जिस व्यक्ति का बड़ा गौरव रहा, मार्क्स का लोग नाम लेते हैं। मार्क्स की बहुत महत्वपूर्ण कोट है 1848 में, जब उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा एंगल्स के साथ, with the change of economic foundation the entire imminent superstructure is more or less rapidly transformed। यानी अगर कहें एक लेमैन के शब्द में, तो उनका कहना था कि इतिहास की सारी चीजों को आर्थिक सवाल बदलते हैं, इतिहास को आर्थिक सवाल बदलता।
पर हम भूल गए भारतीय दर्शन आज से नहीं हजारों वर्ष से कह रहा है जीवन के 4 मकसद हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ को उतना ही इंपॉर्टेंस है। और आपके मुल्क में जो सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ मौर्यों का, जिसके पीछे चाणक्य थे, उस चाणक्य की सुक्ति है। आज यह देश लगभग उसको याद नहीं करता। कोष मूलो दंड, यानी राजकोषी प्रशासन की रीढ़ है, राजकोष का खजाना ही देश की रीढ़ है। बिना इकोनॉमी के रिच हुए कोई चीज आगे मूव नहीं कर सकती, इतिहास इस पर निर्भर है। और तो और भारत के पुनर्जागरण काल में विवेकानंद ने पत्र लिखा एक अपने व्यक्ति को, बाहर से ही, वो कोट में कर रहा हूं, भारत को भी युवा सन्यासियों की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत को पराक्रमी उद्यमियों की जरूरत है, जो भारत को हर प्रकार से समृद्ध बना सके। यह भी कहा कि समाज तभी समृद्ध होगा जब उसका गृहस्थ नैतिक और चारित्रिक बल से संपन्न होगा, वह ज्ञान, विज्ञान और निर्माण में रुचि लेगा, वह साहित्य, संगीत, कला और खेल कूद का सच्चा आनंद समझेगा। ये विवेकानंद। गांधी जी ने क्या कहा फिर बाद में, उनको मैं कोट कर रहा हूं, ए पर्सन, ए विलेज, ए कंट्री कैन बिकम इंडिपेंडेंट ओनली बाय बिकमिंग ए सेल्फ सफिशिएंट। यानी आर्थिक ताकत ही साम्राज्यों को, देश को, उसकी तकदीर को, उसके भविष्य को बनाते और बिगाड़ते हैं। इसका संदेश पूरा यही है मकसद में। और यह वही भारत है जो आजादी के बाद 1990 में कंगाली पर पहुंच गया, इकोनॉमिक बैंक्रप्सी पर अपनी नीतियों से हम पहुंचे। और उसका बहुत विस्तार से मैंने वर्णन किया है कि उन दिनों जो प्रधानमंत्री जी थे उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला था। चंद्रशेखर, द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। 82 से कैसे गलत नीतियां शुरू हुई, कैसे उस व्यक्ति ने इस देश को बचा लिया, वरना ये देश बैंकरप्ट घोषित होता। तो आज ये भविष्य नहीं होता जहां आप हम सब बैठे हैं एक उभरते भारत के माहौल में। वो सब पीछे भूल जाए हम। 2012 में क्या स्थिति थी? आपकी इकोनॉमी मॉर्गन स्टैनली के अनुसार टॉप 5 दुनिया की फ्रेजाइल इकोनॉमी में थी। कब कोलैप्स कर जाए, ये 2012 की स्थिति है। दुनिया के इंटरनेशनल मार्केट कह रहा था दुनिया की 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में से एक। सीमा से गर्दन काट कर ले जाते अपने सिपाहियों के लोग। ये सब पार्लियामेंट में रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं। जो भी मैं बोल रहा हूं फैक्ट्स के आधार पर। देश में कहीं निकल जाए रोज बम विस्फोट। सार्वजनिक जीवन में किस तरह कदर से अनियमितताएं हो रही थी। बड़े बड़े जिन्हें आप कहते हैं कि गलत ढंग से राशि का, सरकारी राशि का दुरुपयोग, उसके रोज किस्से आते थे। खबरें आती थी कि सेना कहती थी लड़ने के लिए हमारे पास हथियार नहीं है। लगता था इसी मुल्क में 12-13 तक कि मुल्क के पास मकसद नहीं है, सपना नहीं है। और 128 करोड़ लोगों का ये मुल्क लगभग असहाय है। हम इस हालत में खड़े थे। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी थी। आज ये दुनिया क्या है, इसकी हकीकत क्या है? मैं अभी अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं। एक भाषण बहुत दुनिया में वायरल हुआ, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। दावोस में एक सालाना बैठक होती है जिसमें दुनिया के टॉप थिंकर्स आते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग आते हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स आते हैं, मैनेजमेंट के लोग आते हैं कि दुनिया जा कहां रही है, किस रास्ते पर और क्या है। उसमें कनाडा के प्रधानमंत्री का भाषण बहुत वायरल हुआ, बहुत चर्चित हुआ। याद रखिए, कनाडा दुनिया के विकसित देशों में, ओरिजिनल G7 कंट्रीज में से। उनके भाषण का बहुत छोटा अंश मैं आपको बता रहा हूं, पर पूरा भाषण कभी आप पढ़िएगा। वो कहते हैं, उनका सत्य है, द रूल बेस्ड ऑर्डर इज फेडिंग। यानी दुनिया में जो रूल बेस्ड ऑर्डर था वो खत्म हो रहा है। दैट द स्ट्रॉन्ग कैन डू व्हाट दे कैन। यानी मजबूत जो चाहे अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता है। जिसके पास ताकत है वो कुछ भी करने को स्वतंत्र है। एंड द वीक मस्ट सफर व्हाट दे मस्ट। और कमजोर लोगों को सफर करना ही पड़ेगा जो उन्हें करना चाहिए। आगे फिर वो कहते हैं कि इसका रास्ता क्या है समाधान का। वो कहते हैं दैट्स बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोनॉमी, इट शुड बी एवरी गवर्नमेंट्स इमीडिएट प्रायोरिटी। मैं आपको बता रहा हूं कि अपने यहां शुरू के हजारों वर्ष पहले से, जब मार्क्स नहीं थे, तब से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का महत्व क्या था। बहुत बाद के दिनों में गांधी जी ने क्या कहा, कैसे देश को सर्वसुचिंत बनाना है। हमारी पत्रकारिता जिसके 200 वर्ष मनाने को आप आज यहां एकत्र हैं, उसके संदेश क्या थे। उसमें लिखा जाता था कि विदेश से कैसे हमें हमारे धन का दुरुपयोग हो रहा है और हमें हमारे यहां से धन का ड्रेन हो रहा है। यही स्थिति तो आज है और भयंकर रूप में दुनिया के सामने।
और 2014 से भारत यही काम कर रहा है जो मार्क कार्नी कह गए कि किसी भी गवर्नमेंट का आज दुनिया में यही एकमात्र प्रायोरिटी होना चाहिए, टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोनॉमी। 2014 के बाद भारत यही कर रहा है। अब कितना ये चीजें किस हद तक पत्रकारिता में रिफ्लेक्ट करती हैं, किस हद तक उदंत मार्तंड के संपादक की तरह आज के लोगों की निगाह इन आर्थिक सवालों पर जाती है, ये आप खुद जज करिएगा। इन चीजों को, पत्रकारिता को देख करके मेरा आपसे आग्रह होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको। कभी आपने सोचा कि 2047 तक विकसित भारत हुए सपना हमने 14 के बाद क्यों देखा, पहले क्यों नहीं देखा? आपके बगल का एक मुल्क जो 1980 तक 1985 तक कई चीजों में आपसे बहुत पीछे था, आपसे 5 गुना बड़ी इकॉनमी बन गया, उसने अपनी यात्रा जब 48-50 से एक नई व्यवस्था में शुरू की, जब भारत आजाद हो रहा था, तो उसने 100 वर्ष का डॉक्यूमेंट बनाया था। चाइना एडमिट 100 ईयर्स हमें कहां जाना है। हमारे यहां बहुत बड़े देश के नेता हूं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, पर इसमें हमारी चूक रही। हमने 14 के बाद ये सोचा कि हमें लगे लगभग 66 वर्ष अपना सपना तय करने में। आज बच्चे जब स्कूल में डालते हैं तब उनका रोडमैप तय होता है कि उनको कहां जाना है। 2014 से पहले थोड़े मैं आंकड़े आपको बता दूं कि 11-12 साल और 14 के बाद 11-12 साल का अगर आप आकलन करें तो पहले हाईवे आपके यहां बनता था 11-12 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से, आज 30 किलोमीटर की रफ्तार से। और दुनिया की इकोनॉमिक्स जैसी मैगजीन जो वेस्टर्न मीडिया बहुत खिलाफ रहती है, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड पुस्तक भी है, आप पढ़िएगा। उन्होंने आज से 3-4 वर्ष पहले किया कि हिंदुस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का रिवोल्यूशन हुआ है, रोड से लेकर बाकी चीजों का, वो शायद दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। पर भारत की मीडिया में वो कितना दिखता है, कभी आपको गौर करके देखना चाहिए। फिर आज भारत पर 30 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से बनना है। पहले पोर्ट्स पर शिप का टर्न अराउंड टाइम 5-6 दिन का होता था। इसको समझना चाहिए और कॉमन मैन को समझाना चाहिए मीडिया को, टर्न अराउंड क्या है। जहाज आ जाते थे, आपके यहाँ खाली करने में 5-6 दिन लगता था, क्योंकि वो वहां खड़े रहते थे, जहाज सुविधाएं बेसिक नहीं थी, और इसका क्या कॉस्ट आपको डैमेज में देना पड़ता था, ये कोई कैलकुलेट करके जनता को बताया, तब जागरूकता आए। वही काम आज करीब करीब 2 दिन में पूरा हो रहा है। ये केरल में विजिंजम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अभी हाल में बना। मुझे उम्मीद है कि इसको आपने नाम सुना होगा, इसका महत्व भी जानते होंगे आप। मैं इसकी चर्चा करूंगा अभी आगे। आज भारत में 2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, जिनमें नौजवान डिफेंस से लेकर कई चीजों में अद्भुत काम कर रहे हैं। देश में बैंकिंग सिस्टम से करोड़ लोग बाहर थे, 25 करोड़ के आसपास, आज लगभग 57 करोड़ लोग हैं इसमें। एयरपोर्ट्स की संख्या 70 थी, 160 हो गई। जीएसटी कलेक्शन इस महीने का मैंने देखा 2.42 लाख करोड़, पिछले साल अप्रैल में यह 2.23 लाख करोड़ थी। इंपोर्ट से होने वाली कमाई इस महीने 25.8% बढ़ी है। तब मानस क्या था हमारे देश में? मैंने बताया कि जब हम लोग 12-13 में इस हताश स्थिति में थे कि कोई भविष्य नहीं दिखता, तो 14 में मैं संसद में आया। और जब मैं संसद में आया तो जिस पार्टी के साथ में था, हम लोग विपक्ष में थे, बाद में उस पार्टी का अलायंस रूलिंग गवर्नमेंट से हुआ, तो कुछ वर्षों बाद हम उधर भी गए, तो हमने बहुत ध्यान से चर्चाएं सब सुनी। जब डिजिटाइजेशन का और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का प्रयोग हो रहा था सरकार के द्वारा, तो बहुत वरिष्ठ लोग जिन्होंने देश की नीति की कमान संभाली थी पहले की सत्ताओं में, वो कह रहे थे, कभी जाकर के उनके डिबेट्स पढ़िए, क्या गांव की हाट में लोग आलू टमाटर क्रेडिट कार्ड से खरीदेंगे? हाट में उस गरीब महिला के पास पीओएस मशीन होगी? क्या उसके पास बिजली कनेक्शन है, वाईफाई कनेक्शन है? आज देश के एक्टिव इंटरनेट यूजर्स का 57% से अधिक हिस्सा ग्रामीण भारत से आता है। डिजिटल इंडिया मिशन ने आइडेंटिटी, फाइनेंस और सर्विसेज को बड़े स्तर पर इंटीग्रेट किया। इसमें भारत दुनिया का अगुवा है और डिजिटल पेमेंट्स में तेज वृद्धि हुई। यूपीआई ने जनवरी 2026 में अकेले 21 अरब लेनदेन यानी 28 लाख करोड़ रुपए दर्ज किए, जो विश्व के रियल टाइम पेमेंट का लगभग आधा है।
14 में क्या बातें कही जा रही थी और आज क्या हो रहा है, हम कितना सहज और सरल शब्दों में, जो उदंत मार्तंड के हमारे संपादक थे जिन्होंने विदेशी धन के लूट का सवाल उठाया था, इन परिवर्तनों को जनता के बीच हम पहुंचा पा रहे हैं। या बाद में और लोगों ने जो आर्थिक सवाल पर कहा कि हम जनता को बताएं, क्योंकि जब तक इन चीजों को सूचनाओं से संपन्न नहीं करिएगा 21वीं सदी में, इंफॉर्मेशन ही पावर है और इसमें अपॉर्चुनिटी भी है नई पत्रकारिता के, नए विषय के, नए काम के। हौसला अगर हो तो आप नया रास्ता तय कर सकते हैं। मैं देख रहा था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से यानी जैम ट्रिनिटी से 2026 तक 57 करोड़ लोग लगभग उसके वो हैं, 48 लाख करोड़ से अधिक राशि सीधे नीचे गई है लोगों के हाथ में। मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो 84-85 के आसपास ईमानदारी से उन्होंने अपना कन्फेशन किया कि हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं, 100 पैसा और 15 पैसा पहुंचता। आप कैलकुलेट करिए कि अगर वही व्यवस्था चलती रही होती तो लगभग 50 लाख करोड़, 48 लाख करोड़, लगभग 50 लाख करोड़, तो 6-7 लाख करोड़ रुपया पहुंचता, बाकी बीच में चला जाता। एक हमारे देश के रूरल डेवलपमेंट के सेक्रेटरी हुए एनसी सक्सेना, बड़े अच्छे अधिकारियों में उनकी गिनती होती थी, उन्होंने कहा कि जो हम 1 रुपया भेजते हैं तो अगर मनी ऑर्डर नीचे भेजते हैं उसके खर्च, मतलब उसे भेजने में खर्च पड़ता है, कॉस्ट ऑफ रेमिटिंग दैट 5-6 रुपीज। अगर हम डायरेक्ट मनी ऑर्डर से भेज दें तो इसका ज्यादा बेहतर गरीबों पर असर पड़ेगा। ये हालात थे, ये चेंजेज हैं। पर याद रखिएगा, चेंजेस या आपके कैरियर में भी ओवरनाइट बैठ करके आप अपना अच्छा रिजल्ट नहीं पा सकते। कुछ भी करना, निर्माण, सृजन, इट टेक्स टाइम। ये एक तरह का परिश्रम है, साध्य है। जैसे अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको लगातार समय व्यतीत करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं होता, देशों के विकास का भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये आज भारत की ये सामर्थ्य और क्षमता क्या है, जब 14 के बाद स्थिति बदली है, तो मैं आपको 2-3 घटनाएं सुना रहा हूं और क्या यूथ पावर है उसका उल्लेख कर रहा हूं। पर ये चीजें किस हद तक आपको मीडिया पहुंचा पाती है, मैं यहां पर छोड़ रहा हूं। चाहे अखबार हो या पत्रिकाएं हो या टेलीविजन हो, रेडियो हो, अब तो बहुत सारे माध्यम आ गए हैं। और हमारे यहाँ तो जो सोशल मीडिया, वो भी अपने को मानता है कि हम मीडिया के हिस्सेदार हैं, पर उस पर जो कुछ हो रहा है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। पर सोशल मीडिया पर क्या ये चीजें इस तरह भारत नया कैसे उभर रहा है, कभी कॉमन मैन को बताने के लिए सहज और सरल शब्दों में आती है। मैं तो ये भी सुझाव दूंगा कि बहुत सारे जो रीजनल लैंग्वेजेस के अखबार निकले, जिस पर रॉबिन जेफरी की बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, रिवोल्यूशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज, ऐसा ही कुछ ऐसा है उसमें, तो बहुत सारी भाषाओं में इस पर अनुसंधान हुए कि सहज और सरल भाषा और उसी भाषा के क्लासिकल लैंग्वेज यानी जो कठिन है, पत्रकारिता किसमें हो। यानी मान लीजिए तमिल है तो तमिल, क्लासिक तमिल में पत्रकारिता हो, या जो एक रिक्शा वाला, इस बात डिबेट है। और उस डिबेट में भाग किन लोगों ने लिया, जो कैम्ब्रिज वगैरह से पढ़कर लोग आए, उन्होंने किया। इन सब चीजों पर कभी शोध करवाना चाहिए। ये अन्य भाषाओं में भी हुआ है हमारे यहाँ। तो 2020 में एक मुल्क के साथ सीमा पर एक बड़ी घटना हुई। अब उसमें उसी मुल्क से 5G आपके यहां आने का कॉन्ट्रैक्ट था। उस घटना के बाद लगा कि अगर हम उस मुल्क से ये यंत्र लेते हैं तो हमारे सारे इंफॉर्मेशंस जो होंगे ट्रांसमिट, सिक्योरिटी से भी जुड़े, वो तो सारे कंप्रोमाइज्ड होंगे। तो देश ने क्या तय किया, नहीं, हम अपने देश में बनाएंगे। और जिस चीज को चीन को करने में 12 वर्ष और $300 बिलियन लगे 5G डेवलप करने में, वो हमारे एक IIT, हमारे बच्चों ने और कुछ यहाँ के प्राइवेट उद्यमियों ने मिल करके, जो छोटे उद्यमी होते हैं, मिल करके वो काम 2-2.5 वर्षों में किया। और आज हमारे इनोवेशन की दुनिया में उल्लेख है। ये भारत की ताकत है। इन्हीं 2.5 वर्षों में हमने 2.5 वर्ष में टोटली इंडिजीनियस 5G डेवलप कर लिया और वी नथिंग ओ टू फॉरेन। इस तरह के अनेक छोटे छोटे अनेक क्षेत्रों में, रक्षा से लेकर मैं बहुत चीजों में बता सकता हूं। पर मैं एक, जैसे चावल आप निकालते हैं देखने के लिए कि चावल कितना पका है, एक उसी तरह मैं कुछ अलग अलग बता रहा हूं। अभी आपने देखा होगा, पहला इंडिया का फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो वंदे भारत चलती है, इसकी कहानी कभी पढ़ी। ये जो कोच इसके बने, ये सारे पहले वो था कि बाहर से आएगा और एक ट्रेन पर लगभग कॉस्ट 300 करोड़ का अनुमान था। हमारे यहां इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है आपके चेन्नई में,
वहां जो व्यक्ति इस काम को देख रहे थे उन्होंने लिखा है इस पर काफी अच्छा कि मैं गया एक दिन फ्लोर शॉप पर था, कोचेज आए थे, उसके दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे, बड़ा अनगढ़ सा था, और जितने वेंडर्स थे, सप्लायर, सबसे मैं बात कर रहा था, हम तक शाम तक थक गया। तो हमने कहा कोई नया वेंडर ढूंढो आप इस काम के लिए। तो बाहर निकला तो देखा एक आदमी था, सामान्य आदमी, मतलब वर्कर टाइप का। उसने मुड़ा चुड़ा एक पेपर दिया, उसमें बनाया था एरोडायनेमिक्स की तरह कि ट्रेन आप कैसे इंडिजीनियस और भारत से बनाइए, बाहर से मत मंगाइए। द वीक में कुछ ही दिनों पहले ये स्टोरी छपी थी, 75 वर्ष भारतीय ट्रेनों के, जरूर ढूंढ कर पढ़िएगा। कहा कि उस आदमी ने जो दिया, हमने जो उसको डेवलप किया, उससे हमारा कॉस्ट 1/3 पड़ा। टोटल इंडिजीनियस 80% कंपोनेंट्स हमारे इंडिजीनियस हुए, और जो 42 महीने 3 वर्ष या 4 वर्ष लगते थे बाहर आने में, वो हम बहुत कम महीनों में निकालने लगे अपने ट्रेन। ये भारत की ट्रेन की क्रांति का जो बदलाव है उसका मैं आपको उल्लेख कर रहा हूं। इसी तरह अभी आपने खबर पढ़ी होगी, तमिलनाडु के कल्पकम में देश का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर संचालन के करीब पहुंच गया। इसने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है, यानी परमाणु प्रतिक्रिया सफलतापूर्वक शुरू हो गई है। इसे पूरी तरह चालू होने के बाद भारत रूस के बाद ऐसा रिएक्टर चलाने वाला दुनिया का दूसरा देश होगा। मैं किसी जगह पढ़ा था असेसमेंट कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो भारत के पास इतना थोरियम कि 400 वर्षों तक आप क्लीन एनर्जी के साथ रह सकते हैं। और अपने देश के बारे में खास चीज हमेशा याद रखिए जब इन चीजों पर आप डिस्कस कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, 146 करोड़, और क्षेत्रफल में 7वां। आपके पास कोई क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। हम कैसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म में बढ़ रहे हैं, कितना मीडिया इसको लोगों तक ले जा रही है, ये हमारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। जब हम उदंत मार्तंड को याद करते हैं, और जब पुराने कई पत्रकारों का जिन्होंने आर्थिक सवाल का उल्लेख किया था वो उल्लेख करते हैं, हमारे बने हुए 1000 रेल कार्स और आपके इंजन किन किन देशों में गए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली और यूके में जा रहे हैं। चेनाब ब्रिज जो आपका बना है, आप जब जाते हैं पेरिस तो आप सबसे पहले ईफेल टावर देखने जाते हैं। वो ईफेल टावर से भी बड़ा, और उसमें जहां तक मुझे याद है कि हमारी महिला वैज्ञानिक की सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, शायद बेंगलुरु की है। अब दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि मीडिया को कैसे अपने स्वरूप में या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इसका एक बड़ा उदाहरण आया कोविड के दौरान। कोविड की इतनी बड़ी चुनौती है, तब भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है उसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। कोविड जैसी चुनौती तो शायद ज्ञात इतिहास में हाल के वर्षों में नहीं आई थी। ब्लैक फीवर वगैरह का हम लोग सुनते हैं सारा कुछ, पर अनडॉक्यूमेंटेड है। इतनी बड़ी चुनौती में भारत ने अपना टीका बनाया, भारत ने बाहर कहीं नहीं बनाया। और मित्रों याद रखना, खूब पढ़ो, पत्रकारिता में हो आप, पढ़ोगे तो शायद ये सूचना और आपको बेहतर तरीके से मिलेगी कि दुनिया को चलाने में, पॉलिटिक्स पर, दुनिया के टॉप देशों पर 2 लॉबीज का बड़ा प्रभाव है, आर्म्स लॉबी और दवा लॉबी, फार्मा लॉबी। आर्म्स लॉबी, हमारे मन में कई बार सवाल उठता है कि भारत सबसे बड़ा दुनिया में हथियारों का इंपोर्टर क्यों बना रहा है 14 तक। 14 के बाद हमने क्यों डिसीजन किया कि हम सेल्फ रिलायंट होंगे, और आज बहुत बड़े पैमाने पर हम चीजों को बना रहे हैं और बाहर भेज भी गए। 23,000 करोड़ से अधिक का हमने सामान बाहर भेजा, अपने यहां बनाकर क्वालिटी सामान, और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो दुनिया के डिफेंस पर जो सौदा करने वाले लोग हैं उनकी नजर में हम गड़ेंगे। कभी वो नहीं चाहेंगे कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो, तो उनके बिजनेस का क्या होगा। उसी तरह दवा लॉबी, हम चुपचाप बना रहे थे अपनी दवा, पर उसमें क्या चुनौतियां आई। ये किताब पढ़ना आप अपने यहाँ के सबसे बड़े वैज्ञानिक की, मैं कोई पॉलिटिकल बात आपके बीच करने नहीं आया। ये पुस्तक है प्रोफेसर बलराम भार्गव, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हेड होते थे। उन दिनों आपने उनका चेहरा कोविड के दौरान रोज देखा होगा टीवी पर, गोइंग वायरल, मेकिंग ऑफ ए कोवैक्सीन। और इस पर फिल्म भी बनी है बहुत बढ़िया, ये नाना पाटेकर उस पर है, वो फिल्म जरूर देखना आप, किस तरह से वैक्सीन वॉर शायद नाम है उसका। ये उसमें एक जगह वो कहते हैं, जब वो निराश हो जाते हैं कि भारत की मीडिया में इतना बड़ा एक वर्ग विरोध कर रहा है कि ये टीका विश्वसनीय नहीं, हमारे बड़े नेता वो कह रहे हैं विश्वसनीय नहीं है, अगर बनेगा तब, मतलब अभी तो चर्चा आ रही थी, प्रमाणिक नहीं थी कि कैसे बन सकता है। तो जो बनाने में लगे हैं हमारे वैज्ञानिक, अपना घर बार जीवन सब कुछ दांव पर लगाकर हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो किस मनस्थिति से गुजरते हैं उसका उसमें उल्लेख है। एक जगह
मैं कह रहा हूं, जब निराश होते हैं तो बलराम भार्गव अपने वैज्ञानिकों के साथ, जिसमें महिला वैज्ञानिक और सब बहुत लोग हैं, कहते हैं वो निराश है लोग सब खबर देखकर जो एक सेक्शन के द्वारा इसके खिलाफ चल रहा है। If we had not manufactured a vaccine, just imagine the situation. 1.4 billion people and no vaccine available. अगर वैक्सीन हमने नहीं बनाया होता तो इस मुल्क का क्या होता? आप कभी गौर करिए किस तरह से बड़ी दवा कंपनियां आपको बिल्कुल विवश कर रही थी बड़े दामों पर, दुनिया के जैसे बाकी मुल्कों को उन्होंने विवश किया, किस तरह की सॉवरेनिटी गारंटी में रखवाई, ये सारे किस्से आपको पढ़ने को मिलेंगे। We would have been going around pleading with US and UK and others to give us vaccine. हम जाकर के गिड़गिड़ा रहे होते इन देशों के पास। That would have put their own interest first. पहले वो अपनी शर्तें रखते। यही दुनिया में होता रहा है। Would China have given us vaccines? And even if they had given, it would be at steep prices. फिर कह रहे हैं, the day Prime Minister took Covaxin was indeed a happy day for me. When vaccination was opened up for his age group, after the health workers and frontline workers, he took the vaccine. फिर आगे वो बताते हैं कि एक दिन ऐसा आया कि हमने लोगों से कहा कि भारत बायोटेक जो नाम है इसको हटाकर कोई विदेशी नाम कर दो। तब सारी मीडिया अपने यहाँ की प्रशंसा करने लगेगी, दोनों खिलाफ है। उनकी इस मेंटल इकोनॉमी को आप सोचिए। आज उदंत मार्तंड को हम याद कर रहे हैं। आजाद भारत में हमारी मीडिया हमारी चीजों पर यह सवाल उठाए तो हमारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए और नौजवानों को सोचना चाहिए कि क्या हमारे लिए प्रयास है, क्या उदंत मार्तंड या पत्रकारिता के हमारे महापुरुषों का जो प्रयास आर्थिक समृद्धि का था, राष्ट्रीयता का था, इन 200 वर्षों में हम कहां पहुंचे हैं? संकट का समाधान कैसे होता है, मैं आपको 2 और प्रसंग इस रूप में बताना चाहूंगा। एक जरूर मैं विजिंगम पोर्ट पर भी बताना चाहूंगा। अभी आप जानते हैं दुनिया बड़ी क्राइसिस से गुजर रही है अगेन, और आज की तारीख में एनर्जी रीढ़ है आपके विकास के। आप कल्पना नहीं कर सकते कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बगैर, बिजली के बगैर आज आप सरवाइव कर सकते। पर मैं इस लगभग 1.5 महीने से लगभग चल रहा होगा ये सब, इस 1.5 महीने में देश के कोने कोने में गया। हमारे यहां कोई जीवन में फर्क हमें दिखाई नहीं दिया। मैं कॉमन मैन की तरह घूमता हूं, मैं ये भी आपको बता दूं, उत्तर से दक्षिण तक, नॉर्थ से हर जगह मैं गया, बड़े शहरों में, छोटे कस्बों में भी गया, जहां का मैं रहने वाला हूं, गांव में भी जाता हूं, कहीं हमें हमारे जीवन पर फर्क नहीं पड़ा। पर कभी बगल में उठाकर देखिए, आजकल के अखबारों को पढ़ लीजिए, इकोनॉमिस्ट को देखिए, कहीं 50% कीमतें बढ़ी, कहीं ब्लैकआउट है, कहीं घरों से काम करने का आदेश है, कहीं इंस्टीट्यूशंस नहीं चल रहे हैं। अफ्रीका में किस तरह की स्थिति है, एशिया में किस तरह की स्थिति है, नॉर्थ अमेरिका में कैसी स्थिति है, सारे स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं। पर भारत अगर इन 12 वर्षों में क्या किया जिससे आज और हम आप इतने अच्छी तरह रहकर बात कर रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि उसमें सबसे पहले भारत ने अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी जैसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से हम इंपोर्ट करते थे, आज 41 देशों से करते हैं। और हमारे यहां हम मना रहे हैं कि अधिक से अधिक हम इनका भंडारण कर सके। 43 लाख मेट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया और 65 लाख पर अब काम हो रहा है। तेल कंपनियों के पास अलग से रिजर्व रहता है। 11 वर्षों में रिफाइनिंग कैपेसिटी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 10-11 सालों में इथेनॉल के उत्पादन और उसकी ब्लेंडिंग पर लगभग 20% हमने पहुंचा दिया। नहीं तो ये चीजें बाहर से मंगानी पड़ती। इसके कारण प्रतिवर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ऐसे ही रेलवे का बिजलीकरण बहुत तेजी से हुआ। अगर रेलवे का इतना बिजलीकरण न होता तो हर साल 180 करोड़ लीटर डीजल अतिरिक्त लगता। ये सब फिगर्स मैंने अथॉरिटेटिव जगहों स्रोतों से लिए हैं। ऐसे ही हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया। 2014 में जहां देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से अधिक कम था, आज बढ़कर 1100 किलोमीटर है। केंद्र सरकार ने राज्यों को 15,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए दी है। इसी तरह से यूरिया के बारे में 6 नए प्लांट्स हमने शुरू किए। मैं बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बता सकता हूं। मेरे कहने का मूल मकसद यह है कि इस एनर्जी क्राइसिस को फोर्सी करते हुए कि दुनिया में आने वाले देश में ऐसे संकट आएंगे, हमारे यहां प्रोडक्ट नहीं है। सरकार ने 14 से इन क्षेत्रों पर काम करना शुरू किया। अगर आप कोई चीज निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए विजन चाहिए, परिश्रम चाहिए, दूरदृष्टि चाहिए, तभी वो संभव है। और इसी तरह का संकट एक बार शायद 10 के आसपास आया था। तब क्या हुआ था ये भी आप याद रखिए। तब की सरकार ने
1,48,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए, उसको बजट में नहीं लाया और कहा कि ये भविष्य की जनरेशन से यानी बाद में पे किया जाएगा, वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं किया गया। उस वक्त इस तरह का संकट नहीं था, लेकिन दाम बढ़ा तो ये किया गया। अब उसका परिणाम क्या हुआ कि पिछले 20-21 के बाद 5-6 वर्षों में इस सरकार ने 1,48,000 करोड़ रुपए की जगह 3 लाख करोड़ रुपए अधिक पेमेंट किया है, इंटरेस्ट जोड़ करके। इस सरकार ने बॉन्ड नहीं अभी तक जारी किया कि हमारी आने वाली पीढ़ियां पे करेंगी। हम अपने गांव में किस्सा सुनते हैं कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनका जीवन बंधक करके अगर जो पीढ़ी जिए वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हमारे गांव की संस्कृति में पहले ये होता था। अभी हमें एक घटना याद है 2012 की, मैं तब अखबार में काम करता था। अचानक जुलाई 12 में जब पीक डिमांड एक बार बढ़ी तो ब्लैकआउट हो गया और लगभग 62 करोड़ लोग देश के यानी दुनिया की लगभग 9% आबादी 13 घंटे तक बिजली संकट में रही। मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों को याद होगा। हमें इसलिए याद है कि प्रेस छपने की स्थिति में नहीं था, अखबार छप नहीं सकता था बिना बिजली के, ट्रेनें बंद हो गई और टोटल तब आपकी डिमांड क्या थी 110 गीगावाट की। आज 2012 के मुकाबले पीक डिमांड 260 गीगावाट की, 260 गीगावाट। क्या आपने कभी कल्पना किया, क्या हमारी पत्रकारिता ने लोगों को बताया कि 110 गीगावाट से 2060 गीगावाट तक आप 12 वर्षों में कैसे पहुंच रहे हैं? मैं तो कहूंगा आईआईएमसी को कि आप क्षेत्रीय अखबारों के पत्रकारों के साथ सेमिनार्स आयोजित करिए, उनके जो स्ट्रिंगर्स होते हैं गांव गांव, ट्रेंड देम, एक्सपोज देम, टेल देम, वो बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाले होते हैं, वो ओपिनियन बनाते हैं। इसलिए अब भारत उसके लिए क्या करता रहा? पहला कि 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन का भारत रिकॉर्ड बना रहा है, लगातार कोयला में वो करना। फिर टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी का आधा हिस्सा रिन्यूएबल सोर्स से आ जा रहा है, जो पहले नहीं था। कुल रिन्यूएबल क्षमता 250 गीगावाट के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गए हम। बीते 11 वर्षों में देश ने अपनी सोलर पावर कैपेसिटी करीब 3 गीगावाट से बढ़ाकर 140 गीगावाट बनाया है। सौर ऊर्जा में किस तरह वृद्धि हुई है? 2014 में 2.8 गीगावाट से बढ़ाकर 2025 तक 100 गीगावाट क्षमता हो गई। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 10 लाख घर सोलर से जुड़कर 3 गीगावाट बिजली बना रहे हैं। 2027 तक 1 करोड़ घरों का लक्ष्य है। सोलर मॉड्यूल निर्माण क्षमता 2 गीगावाट 2014 से पहुंचकर 2024 में 60 गीगावाट हो गई, जिसे 2030 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य है। करीब देश में 40 लाख रूफटॉप सोलर लगे हैं। अभी मैं खबर पढ़ रहा था आपका बगल के ही उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के हिस्से का, पूरी कॉलोनी के लोग अपने सोलर उससे बिजली का पेमेंट नहीं कर पा रहे, ये स्थिति है। यानी इस तरह से अनेक चीजें हुई हैं जो जिससे आज हम ये 24/7 बिजली पा रहे हैं। इसी तरह से एक और चीज मैं आपको सावधान करना चाहूंगा, हमारे देश में इस पर चर्चा नहीं होती, मिस इन्फॉर्मेशन की कीमत देश क्या चुकाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, नोबेल प्राइज विनर है इकोनॉमिक्स के रॉबर्ट जे सीलर की पुस्तक है नैरेटिव इकोनॉमिक्स, हाउ स्टोरीज गो वायरल एंड ड्राइव मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स। ये अफवाहें कैसे देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ सकती हैं, इस पर नोबेल लॉरिएट व्यक्ति का काम है, इकोनॉमिक्स का काम है, वो भी कोई साधारण व्यक्ति का नहीं। और हमारे यहां कोविड से लेकर के और आज तक सोशल मीडिया पर भारत के बारे में कितनी अफवाहें हमारी चीजों पर फैलाई गई, किसी को अध्ययन करना चाहिए इस पुस्तक के आलोक में। जब हमारी विधायिका चलने को होती है, कई बार आप देखेंगे संसद चलने को होती है, नेक्स्ट उसी दिन खबर बाहर आ जाती है और सारी खबरें बाद में भारतीय संस्थाओं से, भारतीय न्यायपालिका से गलत प्रमाण में मिलती हैं। तो देश को कमजोर कर डालने की बाहरी ताकतों का हिस्सा किस रूप में कई बार हम बनते हैं, इस पर भी शोध हमें करनी चाहिए। दूसरा मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां क्या हमने कॉस्ट पे की, क्यों चीन 5 गुना ताकतवर बन गया जो 80-85 तक आपसे कई चीजों में पीछे था। अभी एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब आई है, जरूर आप पढ़ना, अपने भविष्य के लिए पढ़ना, देश बाद में आता है। ये कनाडा के हैं, मूलतः चीनी हैं, डैन वैंग, इनकी किताब है ब्रेकनेक। यानी कैसे चाइना ने अपने को बनाया कि आज वो अमेरिका के लिए चुनौती बन गया। वो कहते हैं, कोट एक पैरा उस पर है, उसमें उसी को कोट कर रहा हूं, सिंस 1980 चाइना हैज बिल्ट एन एक्सपेंसिव हाईवेज ट्वाइस द साइज ऑफ द यूएस सिस्टम।
यूएस से दोगुना हाईवे बनाया, ए हाई स्पीड रेल नेटवर्क 20 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन जापान्स and almost as much solar wind capacity as the rest of the world put together. Wang points out that such is the Chinese dominance that today rough rule is thumb is that China produces 1/3 to 1/2 of the nearly any manufactured product of the planet. वो चीन जो नहीं था वो कैसे बना? चीन को 75-80 के बीच में आहट लग गई। जो व्यक्ति जिसने बनाया देंग सियाओपिंग ने, उसने एक बड़ा मशहूर मुहावरा दिया था, चुपचाप काम करो, जब स्टेज पर दुनिया के पहुंच जाओ तब दुनिया को आहट लगे। दुनिया ने कहा कि आप कम्युनिज्म छोड़ रहे हैं, आप तो मार्केट इकोनॉमी की ओर जा रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा, इट हार्डली मैटर्स वेदर कैट इज ब्लैक और व्हाइट टिल इट कैचेज माइस। इसका संदेश बड़ा क्लियर था। अर्थ इसका नहीं है कि बिल्ली काली है या सफेद, और चूहा को पकड़ने की क्षमता रखती नहीं है या नहीं। यानी अर्थव्यवस्था वो चाहिए जो हमारे गरीबों में समृद्धि ला सके, देश को सपनों से जोड़ सके। यानी मार्क्स से लेकर और हमारे चाणक्य तक, और जो पुराने हमारी मान्यताओं में कहा गया अर्थ धर्म काम मोक्ष, बिना अर्थ के कुछ नहीं हो सकता, वो व्यक्ति समझा और चीन 5 गुना ताकतवर बन गया। हम नहीं समझे, जो 14 के बाद हम समझकर बड़ी तेजी से उस पर पांव बढ़ा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, हम 30-40 वर्ष पीछे छूट गए लोग हैं, और इसमें आप मीडिया के लोग बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इन कंस्ट्रक्टिव चीजों से लोगों को अवेयर करने का, इंपावर करने का। मैं एक बताऊं इसका कॉस्ट क्या होता है। सरदार सरोवर बाद 3 दिनों पहले मैं गया था, वहां जहां स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, वो जरूर जाकर देखिएगा और कैसे वो बना। 5 अप्रैल 1961 को तब के प्रधानमंत्री जी आदरणीय जवाहरलाल जी ने उस बांध की आधारशिला रखी, और 17 अप्रैल 2017 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। 56 वर्ष लगे काम करने में। शुरू में कुल कीमत 900 करोड़ थी, बनते बनते 90,000 करोड़ लग गए। ये आपके और हमारे टैक्स के पैसे से आते हैं। क्या कभी हमने वॉचडॉग के रूप में काम किया कि क्यों इनमें विलंब होता है? इसी तरह से कश्मीर रेल प्रोजेक्ट, बोगीबील पुल नॉर्थ ईस्ट का, जो स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, अनेक योजनाएं। कभी तो किसी को लगा करके आप पीएचडी करवाइए इस पर कि 92 के बाद खासतौर से रेलवे में मुझे याद है कि 15-16 के आसपास, शायद मैं स्मृति से कह रहा हूं, शायद हिमाचल के किसी हिस्से में एक ऐसे बिजली उत्पादन केंद्र का प्रधानमंत्री जी लोकार्पण कर रहे थे जिसकी आधारशिला शायद 50s में रखी गई थी। तो रेलवे से लेकर बाकी चीजों में कितनी महत्वपूर्ण योजनाएं 50 वर्षों बाद घोषित हुई और पूरी हो रही, किसी को तो अध्ययन कराना चाहिए। ये मैंने बताया चीन के प्रगति के बारे में। इस प्रधानमंत्री ने प्रगति पोर्टल बनाया है जो खुद मॉनिटरिंग करते हैं बड़ी योजनाओं का, लगभग 85 लाख से अधिक योजनाओं का रियल टाइम कोऑर्डिनेशन। इस सरकार ने तय किया कि जो बड़ी योजनाओं के आधारशिला रखेंगे उसको क्रियान्वयन भी कराएंगे। ये बड़ा शिफ्ट ओवर कल्चर में। आप याद रखिए, पहले कहा जाता था, हमारे यहाँ बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हुए, खासतौर से जो एक तब के दर्शन के अनुसार सोचते थे, प्रोफेसर राजकृष्णा वगैरह, जो कहते थे कि हिंदू ग्रोथ रेट, यानी हिंदू ग्रोथ रेट क्या, जो 2% 3% से आगे बढ़ ही नहीं सकता। बस इसी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में ये ऊर्जा क्राइसिस आ गई है। इसके पहले के IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक सबके आंकड़े देखिए, डेमोक्रेटिक सेटअप में सबसे दुनिया का तेज बढ़ता हुआ आर्थिक व्यवस्था भारत बना। भारत ने साबित किया, और डेमोक्रेसी से बढ़िया कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। ये भारत ने किया, ये अपने इन कामों से। अब मैं आपको विजिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज बंदरगाह का किस्सा सुनाता हूं। ये आपके हित में सुनाता हूं, और आपके लिए क्या अवसर है मीडिया में, इसलिए सुनाता हूं। इसकी शुरुआत कांग्रेसी मुख्यमंत्री ओमन चांडी जी ने 2011 में की। 2013 में इसका DPR बना, 2014 में जमीन अधिग्रहण हुआ, तब CPM के लोग इसके विरोध में थे। 2015 में मुख्यमंत्री चांडी जी ने इसका शिलान्यास किया। PPP प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर उन्होंने रखा। इस बंद पोर्ट में पार्टनर के रूप में चुने वो अडानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को। फिर माकपा सत्ता में आ गई। माकपा ने कुछ न्यायालय की कमेटी बनाई, रिटायर्ड जज की देखरेख में जांच कमेटी बनी। उसने पाया कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। 22 में केंद्र सरकार ने प्रपोजल लेकर आया केंद्र सरकार के पास, उन्होंने अपने रिंग रोड से जोड़ने की मंजूरी दी और अनेक चीजों की मंजूरी दी। यह 2 मई 2025 को लोकार्पित हुआ। अब इसका महत्व जानिए।
जब इसका आयोजन हुआ था लोकार्पण का, तो स्वागत भाषण में राज्य के जो पोर्ट मंत्री थे सीपीएम के, वो कह रहे थे, श्री वी.एन. वासवान, उन्होंने कहा कि अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी हमारे पार्टनर है इस काम में। प्रधानमंत्री जी ने अपनी तकरीर में बहुत अच्छा कहा, एक साम्यवादी मंत्री एक बिजनेसमैन अडानी को पार्टनर कह रहे हैं, बदलते भारत का चेहरा है। यही काम चीन ने 75 से शुरू कर दिया था। आप डेंग सियाओपिंग के लिटरेचर उठाकर पढ़िए, रूस नहीं किया, टूट गया, खत्म हो गया, 90 तक टूट गया, खत्म हो गया। और केरल के मुख्यमंत्री वहां खड़े होकर, जो सब लोग विरोधी थे, कह रहे थे कि यह आज का ऐतिहासिक दिन है। और कांग्रेस के स्थानीय सांसद हमारे शशि थरूर जी थे, उनके राइट अप निकाल के पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बगैर कोई रास्ता नहीं है। इस पोर्ट का महत्व क्या है? आजादी के 75 साल बाद भारत का पहला गहरे पानी वाला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तीनों को इसका लाभ मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रास्ते से केवल 10 समुद्री मील की दूरी पर यह है। और इसका कॉस्ट आपने क्या किया, पे किया आजादी के बाद? आप नौजवानों को पूछना चाहिए। अब तक इसके बनने के पहले तक भारत के लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कंटेनर, यानी जो बड़े जहाज सामान लेकर आते थे, वो कोलंबो, सिंगापुर, जेवेलली पोर्ट पर उतरते थे। वहां से छोटे जहाज से आते थे और ह्यूज कॉस्ट भारत को पे करना पड़ता था। क्या वो लॉबीज थी जो नहीं चाहती थी कि भारत में ये चीजें पोर्ट बने? ये सवाल उठना चाहिए। और आज लगा, सीपीएम को भी लगा, केरल के कांग्रेस को भी लगा कि मजबूरी है हमारी, और उन्होंने ही पार्टनर चुना, क्योंकि वही इकोनॉमिक ग्रोथ का रास्ता है। पर अब भारत इस तरह का डीप वाटर बोट बधावन महाराष्ट्र में भी बना रहा है, अंडमान निकोबार में है, जो आजकल बड़ी चर्चा में है। अंडमान निकोबार में होर्मुज में जो कुछ भी हो रहा है, उसके बाद भी अंडमान निकोबार में इस तरह के हो रहे काम पर सवाल उठना चाहिए। ये आपको सूचनाएं पढ़ करके खुद अपने को इक्विप करना चाहिए। आपके लिए स्ट्रेटेजिक की दृष्टि से, डिफेंस की दृष्टि से और फ्यूल की दृष्टि से, या अंतरराष्ट्रीय चीजें मंगाने की दृष्टि से कितना वो अनिवार्य है, कितना कम हिस्सा उसका जा रहा है, कितने कुछ सौ लोग हैं जो वॉलंटरली उसके लिए राजी हुए, ये सारे फैक्ट्स हैं। उसके विरोध के भी फैक्ट्स हैं। आप एक सजग व्यक्ति के रूप में सारे इंफॉर्मेशन को देख करके, और फिर चाइना कैसे निर्णय लेता रहा है उसको भी आप जान लें। और इस एक पोर्ट का लाभ क्या मिला? 9 जून 25 को भारत के समुद्री इतिहास का यह यादगार दिन बना। संसार का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC आइरिना विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पर लंगर डाला। इस जहाज की आप कल्पना करिए, 4 फुटबॉल मैदान के जितने बड़े होते हैं उतना बड़ा इतना आकार। और इसके पहले मई 25 में 24,000 कंटेनर वाला बड़ा मालवाहक MS तुर्की यहां आया। 2 मई 25 को विजिंगम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज बंदरगाह का उद्घाटन हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। यह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसी तरह भारत बधावन में बना रहा है महाराष्ट्र में, इसी तरह बना रहा है आपको अंडमान निकोबार में। पर मेरा जो अनुभव है, नया पार्लियामेंट बने, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बने, हजारों PIL पहले आ जाते हैं, हजारों बाहर के एक्सपर्ट्स अपने ओपिनियन देने लगते हैं। वो देश देने लगते हैं जिनके यहां के इन्वायरमेंटलिस्ट अपने यहां के इंडिजिनियस लोगों को साफ कर दिया, खत्म कर दिया, वो लोग हमें उपदेश देते हैं। ये सवाल कितना किस हद तक हम लोगों तक पहुंचा पाते हैं और समझा पाते हैं, ये कहना चाहिए। वो जो उद्घाटन हो रहा था, तब उस वक्त के जो विपक्षी नेता थे कांग्रेस के, जो अब सत्ता में है, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। VD सतीशन ने कहा, राजनीतिक विचारों से अलग हमारा सामूहिक लक्ष्य केरल आर्थिक समृद्धि और औद्योगिक श्रेष्ठता का पर्याय बने। सारे दलों के लोग थे, कहा कि हमारा यह मकसद है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं बड़े फख्र से घोषणा कर रहा हूं कि विपक्ष एक नई संस्कृति की शुरुआत की पहल की है। हम पूरा समर्थन राज्य सरकार को दे रहे हैं, नहीं माकपा की सरकार को दे रहे हैं। हमें बताने में खुशी है कि हमने पिछले 4 वर्षों में कोई हड़ताल नहीं की। सरकार से मेरा अनुरोध है कि अब आप जब विपक्ष में हो तो आप भी यही संस्कृति अपनाएंगे। यानी कल से ये इक्वेशन बदल गया है। क्या हम पत्रकारिता में जुड़े लोग इन चीजों को सामान्य लोगों को बता पा रहे हैं, उनको कन्वे कर पा रहे हैं? ये हमें लिखना चाहिए। शशि थरूर जी ने बहुत बढ़िया उन दिनों लिखा था कि क्या स्थिति है। देखिए, याद रखिए, चीन ने अपने को कैसे बदला,
उस वक्त डेंग ने कहा था, और डेंग की लाइफ भी कभी पढ़िएगा, बड़ा इंस्पायरिंग है। उस डेंग ने कहा, गरीबी समाजवाद नहीं है, संपन्न होना गौरवपूर्ण है। सर्वहारा क्रांति के 72 वर्षों बाद रूस को लगा, गोर्बाचोव को, कि ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका से मुकाम नहीं मिलेगा। वियतनाम साम्यवादी पथ पर यात्रा के 32 वर्षों बाद पाया कि मार्केट इकोनॉमी, यानी लोग समृद्ध हो, उसमें नीचे तक लाभ पहुंचे, कुछ हाथों तक न रहे। लगातार हम चौकस रखें, लगातार हम अपनी नीतियों पर ये दबाव डालें, पर बिना वेल्थ क्रिएशन के। सरदार पटेल ने कहा है, सरदार पटेल को कभी आप पढ़िए, कहा कि जब तक समृद्धि हम नहीं बनाएंगे, सरदार पटेल किस पक्ष को देश जानता नहीं। और तो और वियतनाम का मैं बताया कि साम्यवादी पथ पर यात्रा के 32 वर्षों बाद उसे लगा कि मार्केट इकोनॉमी से मंजिल मिलेगा। और तो और पश्चिम बंगाल का मैं बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आपको सुनाऊं। मैं वहां रहा हूं 5 वर्ष, आनंद बाजार में रविवार पत्रिका में काम करते हुए, अपने समय की बड़ी प्रभावी पत्रिका थी। पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी जी, जो बाद में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष थे। वे राज्य में पूंजी निवेश का पुरजोर अभियान चलाया। उनका उपनाम हो गया एमओयू दादा। इतना एमओयू उन्होंने किया, बात बनी नहीं। बुद्धे बाबू ने मुख्यमंत्री के रूप में माकपा रीति बंगाल में नहीं पड़, बुद्धे बाबू ने बंगाल की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो बंगाल सबसे पहले देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हब होता था, वो आज कहां खड़ा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, पर ये कोशिश की हमारे सोमनाथ चटर्जी जी, ये कोशिश की बुद्धदेव बाबू जैसे ईमानदार व्यक्ति ने। पर जनता को हम कन्विंस नहीं कर पाए, क्योंकि हम पत्रकारिता के माध्यम से जब तक छोटी छोटी चीजों को नहीं बता पाएंगे लोगों को, तब तक हम उनको सूचनाओं से इक्विप नहीं कर पाएंगे। अंततः वहां पर डॉक्टर असीम दास गुप्ता, जो MIT से पढ़े थे, कम्युनिस्टों के शासन में, ज्योतिबा के शासन में, वो इकोनॉमी वहां पर शायद वित्त मंत्री थे, डॉक्टर असीम दास गुप्ता, जिनका GST में भी बड़ा योगदान रहा देश के। ऐसे टैलेंटेड लोगों के होते हुए, ऐसे एफर्ट को भी होते हुए, लोगों ने कामयाब नहीं होने दिया इन लोगों को। और दें का मैंने आपको बताया। आज हमें गौर करना चाहिए कि किस तरह से हम काम करें, और देश में काम करने वाली एजेंसियां वो कैसे बदली हैं। अभी मैं हाल में खबर पढ़ रहा था 2-3 दिनों पहले, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, भ्रष्टाचार के किस्से बहुत होते थे, पर इन सब चीजों पर कहां हम लोगों को बता रहे हैं हो क्या रहा है। 14 के बाद इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA लागू होने के 10 वर्षों में, यानी 1 जुलाई 2005 से 31 मार्च 14 के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ED ने कुल 5171.32 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क पकड़ी थी। लेकिन अकेले वित्त वर्ष 25-26 में इस एजेंसी ने 81,422.63 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की। सिर्फ 1 साल की कार्रवाई एक्ट के शुरुआती पूरे दशक की कुल कुर्की से 15 गुना अधिक है। यानी 10 वर्षों में उधर जो हो रहा था उससे 1 वर्ष में 15 गुना अधिक। और कन्विक्शन रेट, मामलों की जांच अवधि 3-4 वर्षों से घटकर अब 1 से 1.5 वर्ष तक आ गई है, और कन्विक्शन 94% पहुंच गई है। 2005-14 के बीच एक भी कन्विक्शन नहीं था। 25-26 में 19 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। पर इस सारे प्रयासों में मीडिया क्या कर सकती है? अंततः हम सब लोगों की जो व्यू पॉइंट जो बन गया दर्शन की सब कुछ केंद्र करता है, ऐसा संभव नहीं है। आप एक किताब जरूर पढ़िएगा कार्तिक मुरलीधरन की, दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्टों में से आज हैं, शायद कोलंबिया में पढ़ाते हैं, जो है भारतीय मूल के। एक्सीलरेटिंग इंडियाज डेवलपमेंट, ए स्टेट लेड रोड मैप फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। असल ताकत और सत्ता राज्यों के हाथ में है। उद्योग नीति, शिक्षा नीति, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, जो पूंजी अट्रैक्ट कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, वो राज्यों के हाथ में है सारी चीजें। इस किताब को पढ़िए कि जो राज्य अपने यहां बड़ी अच्छी व्यवस्था रखते हो तो आगे बढ़ जाते हैं, जो पीछे छूट जाते हैं। एक कुछ एक्सपर्ट्स का ये ओपिनियन है कि अगर केंद्र जिस तरीके से काम कर रहा है, राज्य भी उसी गति से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम करे, तो लगभग 1% के आसपास टोटल GDP में हर साल अंतर आ सकता है, बढ़ सकता है। एक देश में कमेटी बनी थी अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में। कभी कमेटी की रिपोर्ट जरूर आप पढ़ना, अपने सजग होने के कारण, मीडिया से रुचि रखने के कारण।
उसमें एक्सपर्ट्स की भी कमेटी थी, इकोनॉमिक इश्यूज जानने वालों की। वो कहते हैं कि अगर एक साथ चुनाव, जब हम लोग बच्चे थे तो देखा है, सुना है कि एक साथ होते थे, मैं उसके पॉलिटिकल पक्ष पे नहीं जा रहा, वो डिबेट होना चाहिए देश में, वो जनता को, पॉलिटिशियंस को पूरे देश में डिबेट करके करना चाहिए एक रास्ता पर कंसेंसस बन जाए। आज तो तब से ज्यादा टेक्नोलॉजी और एक साथ अगर सारे चुनाव हो जाए, क्योंकि सालों भर चुनाव 5 साल चलने के लिए कहीं डेवलपमेंट के काम ठप हो जाते हैं, नहीं तो गवर्नेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है आप जानते होंगे, उतने दिन के लिए गवर्नेंस बंद कर दिया जाता है। यानी अगर 5 वर्ष में देखें तो देश के हर हिस्से में कहीं ना कहीं गवर्नेंस बंद रहता है। अगर एक साथ हो जाए तो 1.5 से 2% आपका ग्रोथ रेट बढ़ सकता है, ये उसमें एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है। तो 1% पहले बताया मैंने, 1% या हार्डली मान लीजिए कंजर्वेटिव भी तो 2% बढ़ने की चांसेस है। क्या देश में इस पर डिबेट नहीं चलना चाहिए मीडिया से? देश में इस पर लोगों को एडुकेट नहीं किया जाना चाहिए? सवाल यह है कि इन इश्यूज को हमारे कितने मीडिया के लोग पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग इन्हें गहराई से पढ़ते हैं। पहले तो मैंने मीडिया में स्कॉलर्स देखे जिनसे हम लोगों ने सीखा है, आज भी होंगे मैं नहीं जानता, पर ये इशू कितना आते हैं ये आप नौजवानों को जरूर देखना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। ये किताब और मैं सजेस्ट करूंगा, जिस व्यक्ति ने लिखा उसको अपना नाम नहीं लिखा, अव्यक्त अपना लिखा है, 150-200 पेज की किताब होगी, भारत सुख शांति समृद्धि और समाधान की विश्वगाथा। उसमें है कि दुनिया के जो टॉप देश आज डेवलपमेंट के स्तर पे पहुंचे वो कैसे पहुंचे हैं, विकास की सृजन की यात्रा कितने चुनौतियों से होकर गुजरती है, पर कैसे मंसूबे के लोग, किस तरह के संकल्प वाले लोग उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। बहुत प्रेरक किताब है, नोशन प्रेस से शायद छपी, हमें जहां से मिला था। पर अगर आप इस चेंज के साथ अपने को नहीं जोड़ेंगे तो मैं 1-2 कोट कह के अपनी बात खत्म करूंगा। एल्विन टॉफलर, जब मैं बंबई काम करने गया धर्मयुग में टाइम्स ऑफ इंडिया समूह में, तो किताब पढ़ने की थोड़ी आदत थी, 80 के आसपास किताब पढ़ा, हालांकि वो 5-7 वर्ष पहले आ गई थी। एल्विन टॉफलर की ट्रिलॉजी उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलकर लिखा था, और भी कई किताबें उनकी हैं। पर उस किताब का एक एसेंस याद रह गया जिसमें उन्होंने एक कोट दिया था। वो कोट है, द इलिटरेट ऑफ द 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, relearn। हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो देश में बड़े पैमाने पर वयस्कों को शिक्षित करने का अभियान चलता था, जिनको अक्षर याद नहीं होते थे। ये आदमी कह रहा है, जब इन्होंने किताब लिखी थी कि इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन आएगा, डिजिटल रिवोल्यूशन आएगा, डेथ ऑफ डिस्टेंस होगा, सोसाइटी का सोशियोलॉजिकल चेंजेज ये होगा, तब हमें यकीन नहीं होता था उस किताब को पढ़े कि हमारा समाज ऐसा बनेगा क्या, इस तरह का डेथ ऑफ डिस्टेंस होगा, ग्लोबल विलेज बन सकता है क्या। 80 में बिल्कुल असंभव चीजें लगती थी, वो सारी साकार हुई। ये वो व्यक्ति थे जिनसे गोरबाचोव से लेकर देंग सियाओपिंग, रीगन, जो भी उस वक्त के टॉप हेड ऑफ स्टेट्स थे, मिलने के लिए कतार में थे। हमारे ऐसे इंदिरा जी भी मिली थी इनसे, क्योंकि वो फ्यूचर, वो कि किस तरह दुनिया कहां बदल रही है। उन व्यक्ति का कोट है कि 21वीं सदी के इलिटरेट कौन होंगे? वो नहीं होंगे जो अब पढ़ नहीं सकते या लिख नहीं सकते, पढ़ने लिखने वाले भी इलिटरेट होंगे। अगर जो कुछ उन्होंने पढ़ा है, लिखा है, सीखा है, बदलते समय के साथ वो अपने को लर्न, अनलर्न और रीलर्न ना कर सके तो वो अशिक्षित होंगे। अब इसको मैं एक लेमैन की दृष्टि से पूछिए तो कैसे मैं देखता हूं, आज एक जिसको अक्षर ज्ञान बहुत नहीं पर अपने स्किल में मास्टर है, वो आदमी हाईली पेड है। अभी मैं सुना, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बताया, क्रॉम्पटन में एक आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गुप्ता परिवार के एक सज्जन, उन्होंने पढ़ना लिखना कहा कि नहीं, उनकी रुचि नहीं थी, उस रुचि में खेती करने लगे। तो क्रॉम्पटन की कोई मशीन थी, उस मशीन में कोई टेक्निकल फॉल्ट आता था जो बहुत दिनों से था, वो उस देखते देखते उन्होंने ठीक कर दिया। फिर आसपास के किसान आने लगे, फिर बड़े पैमाने पर लोग आने लगे मशीन ठीक कराने। अंततः क्रॉम्पटन ने उस व्यक्ति को, कहते हैं कि वो अपने यहां सीईओ बना दिया। मैं गुजरात में एक जगह गया एक इंडस्ट्री में देखने के लिए, हार्डली लोग बीए और एमए सामान्य होंगे, अपने स्किल के कारण दर हाईली पेड। 14 के बाद स्किल पर, बड़े पैमाने पर स्किल के कारण हम लोगों को तैयार करें, यह अभियान शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने जब 1917 में चंपारण में हमारी आजादी की बुनियाद डाली बिहार से, तो आजादी की लड़ाई एक तरफ, उन्होंने स्कूल भी खोले साथ साथ, और उन स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग मस्ट किया, जो नई शिक्षा नीति में सारी चीजें बाद में आई हैं। हमने इस बीच उसको खत्म कर दिया, और चाइना के परिवर्तन का एक बड़ा केंद्र था कि उन्होंने अपनी एजुकेशन पॉलिसी को 75-80 के दौर में ही बदल दिया। इसलिए आप याद रखिए कि आप उस शताब्दी में हैं जब लिटरेट इलिटरेट की परिभाषा
बदल चुकी है। अब तो टेक्नोलॉजी पहले जो हजारों वर्ष में चेंज होते थे वो वर्षों में और महीनों में चेंज हो रहे हैं, और एआई के दौर में तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। इन्हीं चीजों में से, इन बदलावों में से ही कोई आप सपना बनाए, जिस सपने को साकार करें, तभी आप एक लकीर उदंत मार्तंड की तरह खींच पाएंगे। और वो सपना जिसको कलाम साहब ने बड़ा उसमें कहा था, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो जो आपको सोने नहीं देते। अपार संभावनाएं हैं नई पत्रकारिता की, नए ढंग से काम करने की। हाँ, आपको लीक हटकर चलना होगा और आपको नया रास्ता बनाना होगा इस सूचना क्रांति के दौर में। अगर आप उदंत मार्तंड या अंबिका प्रसाद वाजपेयी या अनेक लोग जो बड़े हुए जिनका हम नाम लेते हैं, उनसे सीखना और अपना भविष्य संवारना चाहते हैं और अपने साथ देश का भी भविष्य संवारना चाहते हैं, तो आपका बड़ा योगदान होगा। आपने बुलाया, धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। इतने सरल शब्दों में आपने हम सबको बताया कि कैसे हम नए सपने देख सकते हैं, उन सपनों को साकार कर सकते हैं। और देश की स्थिति का, चाहे आर्थिक स्थिति है चाहे दूसरी स्थिति, उसका जो आपने विश्लेषण किया है इतने सरल शब्दों में, मुझे लगता नहीं कि किसी भी इस सभागार में उपस्थित किसी भी व्यक्ति के लिए उसे समझने में कोई कठिनाई हुई हो। और सर, आपका जो अध्ययन है वो बेमिसाल है और ये सब देखने से लगता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वास्तव में आपने जो बोला उसमें से कुछ भी रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आपने शोध दृष्टि हमारे विद्यार्थियों को दी है, बहुत सारे नए विषय आपने बताए हैं जिन पर हमारे विद्यार्थी, हमारे संकाय सदस्य, हम सब लोग उस पर अगर आगे काम करेंगे, हमारा संस्थान भी कुछ और नए संकल्प लेकर आगे बढ़ सकता है। मैं अब अनुरोध कर रहा हूं आईएमसी के कुल सचिव श्री एल मधुनाथ जी से कि वो औपचारिक रूप से धन्यवाद करें और उसके बाद फिर राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान होगा, उसके बाद ही कार्यक्रम संपन्न होगा। श्री एल मधुनाथ जी। माननीय हरिवंशी, आपका जो मोर देन 60 मिनट्स, 1 घंटे से ज्यादा आपका स्पीच जो है, आई थिंक इट वाज हाईली इंस्पिरेशनल and spellbinding. So if I'm right, that translation is मंत्रमुग्ध कर दिया। So सर, मैं दक्षिणवासी हूँ, so मेरे को इन्होंने बोला आप थैंक यू स्पीच बोलेंगे, धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और जरूर हिंदी में करेंगे। तो बस आपका इंस्पिरेशनल स्पीच जो है आपका सुन के मैं I also got inspired कि मैं off the prepared speech let me also sir with your permission सर, आपने बहुत ही सुंदर रूप से, सरल रूप से आपका जो 200 साल का यात्रा हिंदी पत्रकारिता का था, इट वाज अ ब्यूटीफुल, अलग अलग पड़ाव पे क्या क्या चेंजेस हुआ है आपने जो एग्जाम्पल्स के साथ बताया। आई थिंक फॉर ऑल द जर्नलिज्म स्टूडेंट्स, फॉर अस इट्स अ लर्निंग। सर का जो एक घंटे का मीन्स ऑलमोस्ट ईच वर्ड, ईच पैरा, each fact was highly researched and आपका जो आप सर इतने सरलता से आप जो फैक्ट्स को ले आते हैं इसमें it's बहुत ही and we got it's educational for all of us। and सर, आपने मार्क्स से लेके एल्विन टॉफलर तक जो बात बताई, the changes that have happened, but basically आपने वीव किया कि the messages have been the same, learning how to change with the times। आपने उदंत मार्तंड का जो बेसिक मैसेजिंग ऑफ बिजनेस जर्नलिज्म और इकोनॉमिक जर्नलिज्म का जो बात जो आई है, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टुडे एंड हाउ वी आर ट्रांसेंडिंग विकसित भारत 2047 की ओर हम अग्रसर बढ़ रहे हैं। तो आपने जो वीव किया है सर, दैट वाज एक्सीलेंट। एंड आपने डीप सी पोर्ट के बारे में भी बताया। आपने मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने अंडमान एंड निकोबार का बताया। आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार। सो आपने दक्षिण उत्तर ईस्ट वेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड आपने एकदम जर्नी 1 घंटे में आपका जो पत्रकारिता का जो पावर है, इंफॉर्मेशन इज पावर। आप जो सर ने वो सम ऑफ द की वर्ड्स दैट सर ने यूज किया अपना स्पीच में, इंफॉर्मेशन इज पावर।
दैट इज वेयर वी आर। हम लोग सबका आपके हाथ में कलम है, आज के दिन में तो कंप्यूटर कीबोर्ड है। आप जो चीजें जितना डीपली रिसर्च जो सर किए हैं उतना डीपली रिसर्च आर्टिकल्स आएंगे। यू हैव टू बी द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ चेंज, ट्राइंग टू एजुकेट द मासेस। जो आखिरी पायदान तक जो आप मैसेजिंग करते हैं आपके ऊपर ही निर्भर करता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट, बहुत ही मुख्य मैसेज आपने जो किया है सर, वो ओवरनाइट चेंजेस नहीं होता है। यू हैव टू वर्क हार्ड, मेहनत करनी पड़ती है हर एक चीज के लिए। आपका किस लेवल पर पहुंचने के लिए यू हैव टू वर्क years of hard work, dedication, sincerity, discipline. This is something which are core messaging. Sir, आपका सुन के बहुत ही मेरा आनंद हुआ। I think everybody would have felt, I think one round of applause, special applause. सर मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल मैडम का, जिन्होंने इसका आयोजन के लिए पूरा सहयोग। सर हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब के निराला जी आए हैं, अपना बिजी टाइम से निकाल के यहाँ आपके साथ सर के साथ। एंड प्रोफेसर प्रमोद जी पिछले 3-4 महीने से लगे हुए थे इस पर्टिकुलर इसमें मैंने एक सजेशन दिया था कि दक्षिण भारत में कैसा आपका हिंदी पत्रकारिता का कैसा प्रचलन हुआ है, हाउ एंड सिनेमा में कैसा हुआ है, स्पोर्ट्स में भी कैसा हुआ है, एंड हाउ एक्चुअली आई हैव लर्न। मैंने हिंदी जो सीखी है मैंने भी यही सब माध्यमों से सीखी, सिनेमा, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, दिस वर द मैसेजिंग मीडियम जो पूरा एक नेशन को बांधा हुआ है। सो दैट इज द मास मीडिया, दैट इज द पावर ऑफ मीडिया। एंड कोंडल साहब आपके लिए भी धन्यवाद। आपने भी बहुत ही इट इज अ कलेक्टर्स आइटम एंड एवरीबडी शुड प्रिजर्व इट और इज एंड रीड इट एट ईज। आराम से एक आर्टिकल पढ़नी चाहिए उसमें। एंड जो भी टीम जुड़ा हुआ है इस संकलन में लाने के लिए, तो उन सबको धन्यवाद। एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च स्टूडेंट्स, खासकर आपके लिए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट सर ने पकड़ा दिए आपको। आई थिंक 10 प्रोजेक्ट सर ने आइडिया दे दिया है और 10 किताबों का भी डिफरेंस दिए है सर ने। And all, I think, I hope everybody would have noted down, and every piece of them. In fact, for me also, some of those books are totally new. What sir has suggested, so please note it down, and everybody should give a read. And sir, once again, thank you so much for coming to IMC. धन्यवाद सभी को आप इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। Thank you.